हेलो दोस्तों, आपने बरमूडा ट्रायंगल के बारे में बहुत बार सुना होगा, लेकिन क्या आप इसके पीछे की सच्चाई जानते हैं? क्या बरमूडा ट्रायंगल एक रियल मिस्ट्री है या मैन मेड मिस्ट्री? चलिए हम आज इसके बारे में सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। बरमूडा ट्रायंगल नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। बरमूडा ट्रायंगल के रूप में जाना जाने वाला एरिया लगभग 5 लाख स्क्वायर मील समुद्र में फैला हुआ है, जिसमें लगभग 70 से अधिक शिप और प्लेन्स रहस्यमय तरीके से गायब हो गए हैं। मिड 19th सेंचुरी तक इस एरिया में कुछ जहाज बिना किसी क्लियर रीजन के गायब हो गए थे। कुछ ने तो कोई इमरजेंसी मैसेज भी नहीं भेजा और ना ही फिर उन्हें कभी देखा गया। कहा जाता है उस एरिया में उड़ान भरते समय रेस्क्यू मिशन में गए प्लेन भी गायब हो गए थे अपने सभी क्रू मेंबर्स के साथ, और कोई स्क्रैप भी नहीं मिला था, और उनके गायब होने का रीजन सुपरनेचुरल बताया जाता है। पायलट एगोनिक लाइन वह स्थान जहां मैग्नेटिक कंपास खराब होने की वजह से सही रूट नहीं चेक कर पाए और वे बरमूडा ट्रायंगल के पास पहुंच गए थे, जिनके कारण वो अपने विमान के साथ गायब हो गए। एक और रीजन भी दिया जाता है कि गायब जहाज़ों को रॉक वेव द्वारा गिरा दिया गया था, जो 100 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकती थी। थ्योरेटिकली एक जहाज के सभी सबूतों को गायब करने के लिए पर्याप्त होंगी। बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिक ओशियन के एक ऐसे एरिया में है जहां कई दिशाओं से आने वाले तूफान एक साथ मिल सकते हैं, जिससे रॉक वेव होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिक ओशियन का एक मिथिकल पार्ट है, जो मोटे तौर पर देखा जाए तो मियामी, बरमूडा, प्यूर्टो रिको से घिरा हुआ है, जहां कई शिप और प्लेन गायब हो गए हैं। इनमें से कुछ इंसिडेंट के बारे में अनएक्सप्लेन्ड सिचुएशन है, जिनमें से एक यूएस नेवी बॉम्बर के एक स्क्वाड्रन के पायलट इस क्षेत्र में उड़ान भरते समय गायब हो गए। अन्य बोट और प्लेन अच्छे समय में उसी एरिया से गायब हो गए हैं, यहाँ तक कि बिना इमरजेंसी मैसेज भेजे। लेकिन बरमूडा ट्रायंगल के बारे में बहुत सारी थ्योरी काल्पनिक बताई जाती हैं। इसे जानने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा ये कहाँ से शुरू हुआ था। बरमूडा ट्रायंगल एरिया में अनयूजुअल तरीके से गायब होने का पहली बार 17 सितंबर 1950 को एडवर्ड वॉन विंकल जोन्स द्वारा द मियामी हेराल्ड के आर्टिकल में पब्लिश किया गया था। 2 साल बाद फेथ मैगजीन ने सी मिस्ट्री एट आवर बैक डोर पब्लिश किया, जॉर्ज सैंड का एक छोटा आर्टिकल जिसमें कई विमानों और जहाज़ों के नुकसान को शामिल किया गया था, जिसमें फ्लाइट 19 5 यूएस नेवी का एवेंजर टॉर्पीडो बम्बर एक रूटीन ट्रेनिंग पर निकला था जब वो गायब हो गया था। सबसे पहले फ्लाइट 19 की घटना के लिए एक सुपरनेचुरल एलिमेंट की वजह बताया गया था। अमेरिकन लीजन मैगजीन ने अप्रैल 1962 में फ्लाइट 19 को फिर से कवर किया गया। इसमें राइटर एलन डब्ल्यू एकर्ट ने लिखा कि फ्लाइट लीडर को यह कहते हुए सुना गया था, हम सफ़ेद पानी में एंट्री कर रहे हैं, कुछ नहीं सही लग रहा है, हमें नहीं पता हम कहाँ हैं, पानी हरा है, सफ़ेद नहीं है। उन्होंने यह भी लिखा है कि नेवी बोर्ड ऑफ इंक्वायरी के अधिकारियों ने कहा कि विमान मंगल ग्रह के लिए रवाना हो गए। फरवरी 1964 में विंसेंट कदीश ने लुक्ती मैगजीन आर्गोसी में द डेडली बरमूडा ट्रायंगल नाम का एक आर्टिकल लिखा था, जिसमें कहा गया था कि फ्लाइट 19 और अन्य गायब विमान इस एरिया में अजीबोगरीब घटनाओं का एक पैटर्न का हिस्सा थे। अगले साल गदीश ने इस आर्टिकल को एक किताब इनविजिबल होराइजन में और एक्सप्लेन किया। अन्य लेखकों ने गदीश के विचारों पर विस्तार से बताया। जॉन वॉलेस स्पेंसर, लिम्बो ऑफ द लॉस्ट 1969 एंड 1973, जॉर्ज वर्लिट्ज, द बरमूडा ट्रायंगल 1974 और कई अन्य ऑथर द्वारा लिखित कुछ सिमिलर सुपरनेचुरल एलिमेंट की ओर इशारा करते हैं।
जब क्रिस्टोफर कोलंबस नई दुनिया की अपनी पहली यात्रा पर इस क्षेत्र से होकर गुजरे तो उन्होंने बताया, आग की एक बड़ी ज्वाला एक रात समुद्र में उठी और कुछ हफ्तों बाद दूरी में एक अजीब रोशनी दिखाई दी। फिर लोगों ने ये अनुमान लगाया कि शायद वहाँ एक उल्का गिरा हो। जोशुआ शोल्कम दुनिया भर में अकेले बोटिंग करने वाले पहले व्यक्ति के रूप में बड़े पैमाने पर फेम पाने के बाद 1909 में मार्था के वाइनयार्ड से साउथ अमेरिका की यात्रा पर गायब हो गए। हालांकि यह क्लियर नहीं है कि वास्तव में क्या हुआ था। कई सोर्सेज ने बाद में बरमूडा ट्रायंगल को उनकी मृत्यु का जिम्मेदार ठहराया। एक सबसे बड़ी ट्रेजेडी मार्च 1918 में हुई जब एक यूएसएस साइक्लोप्स नेवी का 542 फीट का कार्गो जहाज था जिसमें 300 से अधिक लोग 10,000 टन मैग्नीशियम ओरे जहाज पर था, बारबाडोस और चेसापीक के बीच में कहीं डूब गया। ऐसे घटना के लिए तैयार होने के बावजूद साइक्लोप्स ने कभी इमरजेंसी मैसेज नहीं भेजा और एक एक्सटेंसिव सर्च में कोई स्क्रैप भी नहीं मिला। उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने बाद में कहा, केवल भगवान और समुद्र ही जानते हैं कि महान जहाज का क्या हुआ। 1941 में साइक्लोप्स के 2 और जहाज इसी तरह लगभग एक ही मार्ग से बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। एक पैटर्न बनने लगा था जिससे बरमूडा ट्रायंगल से गुजरने वाले जहाज या तो गायब हो जाएंगे या अबेंडन पाए जाएंगे। फिर दिसंबर 1945 में 14 लोगों को ले जाने वाला नेवी के 5 बॉम्बर्स ने फोर्ट लॉडरडेल फ्लोरिडा एयरफील्ड के पास कुछ सॉइल पर बॉम्बिंग प्रैक्टिस के लिए उड़ान भरी, लेकिन उनके कंपास के अननोन रीजन से खराब होने के कारण मिशन के लीडर खो गए। सभी 5 विमान तब तक बिना लक्ष्य के उड़ान भरी जब तक उनका ईंधन कम नहीं हो गया और उन्हें समुद्र में गिरने पर मजबूर होना पड़ा। उसी समय एक रेस्क्यू प्लेन और उसके 13 क्रू मेंबर भी गायब हो गए। बड़े पैमाने पर सप्ताह भर खोज के बाद कोई सबूत नहीं मिला। ऑफिशियल नेवी की रिपोर्ट ने बताया कि वो इस तरह गायब हो गए जैसे कि वे मार्स पर उड़ गए थे। जब तक ऑथर विंसेंट गदीस ने 1964 के एक मैगजीन में बरमूडा ट्रायंगल पर एक आर्टिकल लिखा, तब तक उस एरिया में और भी रहस्यमय दुर्घटनाएं हो चुकी थीं, जिसमें 3 यात्री विमान भी शामिल थे जो ऑल इज वेल मैसेज भेजने के बावजूद नीचे चले गए। जॉर्ज वर्लिट्ज ने 1974 में इसके बारे में एक सेंसेशनल बेस्ट सेलर के साथ स्टोरी को और भी अधिक बढ़ा के बता दिया। अब से कई पैरानॉर्मल ऑथर ने यहाँ तक कि एलियंस, सी मॉन्स्टर्स और रिवर्स ग्रेविटी फील्ड को ट्रायंगल की घटना का जिम्मेदार बताया, जबकि साइंटिफिक थ्योरी ने अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन और मीथेन गैस ब्लास्ट की ओर इशारा किया। सभी संभावनाओं में हालांकि कोई भी थ्योरी ऐसी नहीं है जो रहस्य को सॉल्व करती है। इसके अलावा तूफान, चट्टानें, गल्फ स्ट्रीम वहाँ नेविगेशनल चुनौतियों का कारण बनते हैं। दूसरी तरफ कुछ राइटर इस कॉन्सेप्ट का विरोध करते हैं। नेशनल ओशियनिक एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार इस बात का कोई सबूत नहीं है कि समुद्र के किसी अदर एरिया की तुलना में बरमूडा ट्रायंगल में किसी से अधिक रहस्यमय ढंग से शिप और प्लेन गायब हो जाते हैं। लंदन के मरीन इंश्योरेंस लीडर लॉयड बरमूडा ट्रायंगल को स्पेसिफिक रूप से खतरनाक जगह के रूप में नहीं मानते हैं। न ही यूएस कोस्ट गार्ड कहता है, बरसों में इस एरिया में कई विमान और जहाज़ों के नुकसान की रिव्यू में कुछ ऐसा नहीं मिला जो कंफर्म करता हो कि कैजुअलिटी फिजिकल कारणों के अलावा किसी अन्य चीज़ की वजह से हुई थी, और किसी भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैक्टर की कभी पहचान नहीं की गई है। लैरी क्रूसे द बरमूडा ट्रायंगल मिस्ट्री सॉल्व्ड के राइटर लैरी क्रूसे ने तर्क दिया है, विंसेंट गदीस के बाद के राइटर के कई दावे संदिग्ध और
अनवेरिफाइड थे। पूछे के रिसर्च ने चार्ल्स वर्लिट्ज के आई विटनेस और शुरुआती घटनाओं में शामिल अन्य लोगों के बयान के बीच कई इनएक्यूरेसीज और इनकंसिस्टेंसीज का खुलासा किया है। समुद्र के किसी अन्य हिस्से जहां साइक्लोन के बार बार आने वाले एरिया की तुलना में प्रोपोर्शनेटली कहा जाए तो इस एरिया में जहाज़ों और विमानों के गायब होने की संख्या अधिक नहीं है। इसके अलावा वर्लिट्ज और अन्य राइटर अक्सर ऐसे तूफानों का मेंशन अपने आर्टिकल में नहीं करते हैं, जबकि मौसम संबंधी रिकॉर्ड क्लियरली इसको कंफर्म करते हैं। केयरलेस रिसर्च द्वारा इन घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया था। कुछ मिसिंग वास्तव में कभी नहीं हुई थी। कहा जाता है एक विमान दुर्घटना सैकड़ों गवाहों के सामने 1937 में डेटोना बीच फ्लोरिडा से दूर हुई थी और इसके बारे में लोकल डॉक्यूमेंट की जांच में कुछ नहीं पता चला। बरमूडा ट्रायंगल की स्टोरी को एक खुद से बनाया गया रहस्य है जो राइटर द्वारा बनाया गया है, जिन्होंने या तो जानबूझकर या अनजाने में गलत तरीके और फॉल्ट रीजनिंग और सनसनी का यूज किया गया था। जब यूके टीवी चैनल के प्रोग्राम द बरमूडा ट्रायंगल 1992 लंदन के मरीन इंश्योरेंस मार्केट के लॉयड से पूछा गया क्या बरमूडा ट्रायंगल में अनयूजुअल तरीके से बड़ी संख्या में जहाज डूब गए थे, लॉयड ने एक्सप्लेन किया था बड़ी संख्या में जहाज वहां नहीं डूबे थे। लॉयड ने इस एरिया में शिप को जाने के लिए हायर इंश्योरेंस रेट नहीं लेते हैं। यूनाइटेड स्टेट कोस्ट गार्ड उनके बातों को पुष्टि करते हैं। वास्तव में रेगुलर जाने वाले जहाज और विमानों की संख्या को देखते हुए इनके गायब होने की संख्या बहुत कम है। 1972 के विस्फोट और टैंकर के डूबने की ऐसी ही एक घटना में कोस्ट गार्ड ने मलबे की तस्वीर खींची और कई डेड बॉडी निकाले। एक ट्रायंगल ऑथर ने इसके विपरीत लिखा कि सभी डेड बॉडी गायब हो गए थे। इसके अलावा वो टैंकर टेक्सास के तट पर डूब गया था, जो ट्रायंगल की सीमाओं के आसपास कहीं नहीं था। 27 जून 1976 को पब्लिश द केस ऑफ द बरमूडा ट्रायंगल का नोवा होराइजन्स और भी कंट्रोवर्शियल था, जिसमें कहा गया था कि जब हम ओरिजिनल सोर्स या उसमें शामिल लोगों के पास जाते हैं तो रहस्य गायब हो जाता है और विज्ञान को इसकी आवश्यकता नहीं है। जहाज और विमान ट्रायंगल में उसी तरह व्यवहार करते हैं जैसे वे दुनिया में हर जगह व्यवहार करते हैं। अर्नेस्ट टेप्स और बैरी सिंगर जैसे रिसर्चर ने ध्यान दिया कि रहस्य और अनयूजुअल चीज़ें कैसे बहुत पॉपुलर और प्रॉफिटेबल हैं। इससे बरमूडा ट्रायंगल जैसे टॉपिक पर बड़ी मात्रा में इस तरह के मटेरियल मिलते हैं। वे यह दिखाने में सक्षम थे कि कुछ प्रो पैरानॉर्मल मटेरियल अक्सर मिसलीडिंग या इनएक्यूरेट होती हैं, लेकिन इसके प्रोड्यूसर इसका मार्केट करना जारी रखते हैं। उन्होंने दावा किया मार्केट बुक, टीवी स्पेशल, अन्य मीडिया इसके लिए बायस हैं। जो ट्रायंगल मिस्ट्री का समर्थन करते हैं वो अच्छी तरह से रिसर्च की गई मटेरियल के खिलाफ हैं। बेंजामिन रेडफोर्ड, एक ऑथर और साइंटिफिक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर, ने बरमूडा ट्रायंगल पर एक इंटरव्यू में कहा कि विशाल सर्च एरिया के कारण समुद्र में खोए हुए विमान का पता लगाना बहुत मुश्किल हो सकता है। हालांकि गायब होना रहस्यमय हो सकता है। इससे यह संभव नहीं हो पाया कि पैरानॉर्मल या अनएक्सप्लेन्ड है। रेडफोर्ड ने आगे की जानकारी की दोहरी जांच के महत्व पर ध्यान दिया, क्योंकि बरमूडा ट्रायंगल के आसपास का रहस्य उन लोगों द्वारा बनाया गया था जो ऐसा करने को बुरा मानते थे। ट्रायंगल ऑथर ने घटनाओं को एक्सप्लेन करने के लिए कई सुपरनेचुरल कॉन्सेप्ट का यूज किया था। कुछ स्पेकुलेशन कहते हैं बरमूडा ट्रायंगल एरिया में एक पैरेलल यूनिवर्स मौजूद है, जिसमें एक टाइम स्पेस रैप है जो चारों ओर की वस्तुओं को यूनिवर्स में खींच लेता है। कुछ लोग इन घटनाओं का श्रेय यूएफओ को देते हैं। कंपास प्रॉब्लम ट्रायंगल की कई घटनाओं में से एक है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि क्षेत्र में अनयूजुअल मैग्नेटिक एनोमलीज मौजूद हो सकती हैं। कंपास में मैग्नेटिक पोल्स के संबंध में नेचुरल मैग्नेटिक वेरिएशंस होती हैं। यह एक ऐसा फैक्ट है जिसे नेविगेटर सदियों से जानते हैं। गल्फ स्ट्रीम एक प्रमुख धारा है जो मुख्य रूप से थर्मो एलाइन सर्कुलेशन द्वारा संचालित होती है।
शॉर्ट में कहा जाए तो यह महासागर के भीतर एक नदी है और एक नदी की तरह यह तैरती हुई वस्तुओं को ले जा सकती है और इसका मैक्सिमम सतह वेग 2 मीटर पर सेकेंड होता है। यहाँ बहुत ही पावरफुल स्ट्रोम हैं जो ट्रॉपिकल वाटर से बनते हैं और ऐतिहासिक रूप से हजारों लोगों की जान ले चुके हैं। अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। 1502 में फ्रांसिस्को डी बोवाडिला के स्पेनिश बेड़े का डूबना एक विनाशकारी तूफान का पहला रिकॉर्ड किया गया एग्जाम्पल था। इन तूफानों ने पास्ट में ट्रायंगल से संबंधित कई घटनाओं को जन्म दिया है। कई अटलांटिस तूफान ट्रायंगल की तरफ से गुजरते हैं। 14 मई 1986 को प्राइड ऑफ बाल्टीमोर के डूबने में ठंडी हवा के एक शक्तिशाली डाउन ड्राफ्ट के कारण होने का संदेह था। जहाज के कैप्टन ने देखा कि हवा अचानक बदल गई। वेग 32 किलोमीटर पर घंटे से बढ़कर 145 किलोमीटर पर घंटा हो गया। एक नेशनल हरिकेन सेंटर सैटेलाइट स्पेशलिस्ट जेम्स लुसाइन ने कहा, बहुत अनस्टेबल वेदर होने की स्थिति के दौरान ऊपर से ठंडी हवा का बहाव एक बम की तरह सतह से टकरा सकता है। इस तरह की एक घटना 2010 में ब्राजील के तट से दूर कॉनकॉर्डिया में हुई थी। USS साइक्लोप्स इस घटना के बाद अमेरिकी नेवी के इतिहास में जीवन का सबसे बड़ा नुकसान हुआ जो युद्ध से संबंधित नहीं था। जब कोलियर साइक्लोप्स मैग्नीशियम ओरे का भार ले जा रहा था और एक इंजन के साथ काम नहीं कर रहा था। 4 मार्च 1918 को बारबाडोस द्वीप से डिपार्चर करने के कुछ समय बाद चालक दल के साथ बिना किसी निशान के गायब हो गया। हालांकि किसी एक थ्योरी के लिए कोई पुख्ता सबूत नहीं है। कई इंडिपेंडेंट थ्योरी मौजूद हैं। कुछ लोग तूफान की वजह से, कुछ लोग कहते हैं उस समय एनिमी एक्टिविटी नुकसान के लिए जिम्मेदार थी। इसके अलावा वर्ल्ड वॉर II के दौरान साइक्लोप्स के 2 और जहाज प्रोटियम और नेरेस बाद में नॉर्थ अटलांटिस में खो गए थे। दोनों जहाज मेटल ओरे का भारी सामान का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे थे जो कि उस यात्रा के दौरान साइक्लोप्स पर लदा हुआ था। सभी तीनों मामलों में डिजाइन की तुलना में अधिक डेंस कार्गो के साथ ओवरलोडिंग के कारण स्ट्रक्चरल फेलियर को डूबने का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। फ्लाइट 19 5 TBA एवेंजर टॉर्पीडो बॉम्बर की एक ट्रेनिंग की उड़ान थी जो 5 दिसंबर 1945 को अटलांटिक के ऊपर से गायब हो गई थी और वह फ्लाइट बेस पर कभी नहीं लौटी। गायब होने का रीजन नेवी के इन्वेस्टिगेटर ने फ्लाइंग एरर को दिया है। उनकी सर्च के लिए तैनात रेस्क्यू विमानों में से एक 13 क्रू मेंबर PBM मैनियर भी गायब हो गया। फ्लोरिडा के तट पर एक टैंकर में एक विस्फोट में देखा गया और सर्वाइवर की तलाश करते समय एक्सटेंसिव टेल में रिसाव देखने की सूचना दी गई थी और घटना के अंत तक मौसम तूफानी हो रहा था। डगलस DC-3 1948 में एयरबोर्न ट्रांसपोर्ट DC-3 का गायब होना सैन जुआन प्यूर्टो रिको से मियामी की उड़ान के दौरान गायब हो गया था। विमान या उसमें सवार 32 लोगों का कोई पता नहीं चल पाया है और एक सिविल एरोनॉटिक्स बोर्ड ने जांच में पाया गया कि लापता होने के संभावित कारण का पता लगाने के लिए पर्याप्त जानकारी नहीं है। कोनेमारा फोर्थ 26 सितंबर 1955 को बरमूडा के अटलांटिस में एक बोट को भटकते हुए पाया गया। आमतौर पर कहानियों में कहा गया है कि क्रू मिसिंग हो गया था जबकि नौका 3 तूफानों के दौरान समुद्र में बची रही। 1955 के अटलांटिस तूफान के मौसम में 14 से 18 सितंबर के बीच तूफान इयोन पास से गुजरते हुए दिखाया गया है जिसमें बरमूडा लगभग तूफानी हवा से अफेक्टेड है। 2013 में एक स्टडी में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने शिपिंग के लिए दुनिया के 10 सबसे खतरनाक एरिया की पहचान की, लेकिन बरमूडा ट्रायंगल उसमें से नहीं था। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।